नमस्ते, राम राम। भिवानी में मौजूद हैं, या मैं कहूँ कि भिवानी नहीं, भैणी में मौजूद हैं। और विनोद मेरे साथ हैं, यहाँ के पत्रकार हैं, काफ़ी नाम है इनका और इनका अपना चैनल है भिवानी अपडेट्स के नाम से, जिन्हें तकरीबन 3 लाख लोग फॉलो करते हैं और करोड़ों में संख्या है इनकी, जिन्हें हर महीने लोग देखते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस भैणी में क्या चल रहा है, राजनीति के क्या समीकरण हैं और कौन इस बार यहाँ की जो सीटें हैं उनको निकालेगा। चारों विधानसभाओं की बात करेंगे, तोसाम, लोहारू, भवानीखेड़ा और भिवानी, चारों पर बात करेंगे कि किन के बीच सीट फंसी हुई है, किन के बीच सीट बिल्कुल क्लियर है। विनोद भाई, सबसे पहले तो पहली बार मिले हैं इस चैनल पर, राम राम जी आप। भाई, राम राम। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है, भिवानी में वेलकम है। जी। छोटी काशी आते छोटी ही काशी सुना में मैंने, से छोटी काशी में हम जी। बैठे हैं। यहाँ पे मंदिर काफी ज्यादा हैं और लोगों की आस्था, आस्तिक लोग यहाँ रहते हैं। मंदिरों में शाम को आप देखेंगे, जोगी वाला मंदिर, जहरगिरी आश्रम, बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि लोग कतारें लगा के, जैसे कि मेला है, ऐसे जाते हैं लोग। तो आस्था का केंद्र है, मंदिर बहुत ज्यादा संख्या में। आपको अगर थोड़ा सा ऊंचाई पे खड़े होंगे तो मंदिरों की चोटियां दिखाई देंगी, इस करके यहाँ को छोटी काशी कहते हैं लोग। क्या चल रहा है राजनीति में यहाँ? भिवानी की राजनीति, वैसे तो पीछे के दौर की बात करें तो भिवानी की राजनीति पर सबका एक नजरिया रहता था और इसको एक केंद्र कहते थे, क्योंकि यहाँ से चौधरी बंसीलाल और उसके बाद चाहे हम दोनों लालों की बात कर लें, कुलदीप बिश्नोई ने यहाँ से चुनाव लड़ा और देवीलाल परिवार से अजय चौटाला जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा। देवीलाल परिवार का तो ऐसा रहा है, चौटाला परिवार की निगाहें भिवानी पे आज भी हैं और पहले भी रही हैं। और भिवानी में, पुराने भिवानी की बात करूं तो इस पुराने भिवानी में बाहर के नेताओं को लगता है कि यहाँ के लोग राजनीति को अच्छी खासी तरीके से समझते हैं और किसी भी नेता को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी भी बहुत सारे, अगर मैं, हालांकि आप मेरे से भिवानी की बात कर रहे हैं, भिवानी और बाढ़ा की बात करूंगा, दो कैंडिडेट ऐसे हैं जो उस हलके के नहीं हैं लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छे खासे तरीके से उन विधानसभाओं ने, उन लोगों ने, क्योंकि बड़ी पार्टी से और खास करके कांग्रेस पार्टी से आ रहे हैं, तो अच्छे तरीके से, हरियाणवी में कहूंगा तो, एज रखा है। तो यहाँ का माहौल अच्छा है। राजनीति हालांकि अब उस लेवल की यहाँ की रही नहीं, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से बड़े राजनेता यहाँ से समाप्त होते गए और अपने अपने एरिया में बढ़ते गए, तो अब पुराने लोग हैं, कुछ चेहरे नए आ रहे हैं। तो हरियाणा के भिवानी पे सबकी अब भी निगाहें हैं, कुछ हॉट सीट हैं और कहीं पे यूं लग रहा है कि इजीली निकाल ले जाएंगी ये पार्टी। बिल्कुल, मैं कल से हूँ भिवानी में और यहाँ के लोगों में राजनीतिक चेतना बहुत ज़्यादा है। मतलब पूरा स्वाद लेते हैं राजनीति का, ये हुआ, वो हुआ, ये सर हमसे मिलो। तो इस तरीके की काफ़ी हैं। हॉट सीट की बात कर लेते हैं, चारों विधानसभाओं को एक-एक करके करेंगे। हॉट सीट पहले कौन-कौन सी यहाँ पर बनी हुई है? हॉट सीट की बात करेंगे तो भिवानी का, अब की बार भिवानी, हालांकि हर बार ऐसा रहता है कि कोई दूसरी पार्टी जो मजबूत पार्टी है, उनका जो कैंडिडेट है वो कमजोर आ जाता है, या कई बार आरोप लगते हैं कि डम्मी कैंडिडेट दे दिया इस पार्टी ने। इस करके भिवानी में तो पिछले टाइम से आपने सुना भी होगा यहाँ पे घनश्याम सराफ का नाम। आज भी लोग ये जरूर कहते हैं कि घनश्याम सराफ ने काम नहीं किए, खुल के शायद उनके समर्थक भी कह दें, लेकिन ये बात जरूर आती है कि घनश्याम सराफ ही जीतेंगे। बिल्कुल, खुल के मुझे कहा कि बहुत शरीफ आदमी है, पर काम किसी का नहीं करता। हाँ, लेकिन जीतेगा। हाँ, ये बात है, क्योंकि मैंने भी इलेक्शन से जब टिकटें आ रही थी उससे पहले मैंने लोगों से जानना चाहा, हम कवरेज करते हैं अपने चैनल के लिए, तो तब लोगों की यही बात थी कि घनश्याम सराफ जो हैं वही टिकट लेके आएंगे बीजेपी की और जीत भी सकते हैं। तो ये जो है, ये स्थिति यहाँ की है, हम भिवानी की बात करें। और बात अगर हम इससे बाहर जाके थोड़ा सा करें तो भवानी खेड़ा अब हॉट सीट बनती नजर आ रही है। इससे पहले लग रहा था कि यहाँ पे स्थिति इतनी मुश्किल नहीं होगी और कपूर सिंह नरवाल को बीजेपी ने यही सोच के टिकट, कपूर सिंह वाल्मीकि बिल्कुल, को, मैं आपके माफी मुँह से ये चाहूंगा। निकल जाता है। हाँ हाँ, कपूर सिंह वाल्मीकि को जो है, क्योंकि नरवाल दूसरे कैंडिडेट हैं, कपूर सिंह वाल्मीकि को, एक लोकल को, और खास करके भवानी खेड़ा शहर की एक पंचायत हुई थी, वहां से डिमांड थी कि हमें टिकटें दी जाएं किसी भी पार्टी से। तो बीजेपी ने ये मौका पहले कैच कर लिया था। ये लग रहा था कि कपूर सिंह वाल्मीकि यहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन जब से प्रदीप नरवाल का इलेक्शन उठना शुरू हुआ है, स्थानीय लोगों ने उन्हें थोड़ी सी पसंद वो बनने लगे हैं लोगों की, तो उससे थोड़ा सा वहां पे हॉट सीट बनी है। और तोसाम हॉट सीट है, तोसाम पे भी कांटे की टक्कर है और बहन भाई की लड़ाई है तोसाम में। चौधरी बंसीलाल के पोता और पोती आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं
बहुत सारे लोग तो ये भी कहते रहे हैं कि पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि बहन और भाई चुनाव आमने सामने लड़ रहे हैं, क्योंकि कजन है एक दूसरे के। और चौधरी सुरेंद्र सिंह की जो बेटी हैं वो श्रुति चौधरी हैं, और उनके ताऊजी रणबीर सिंह महिंद्रा जो कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, मुंडाल से चुनाव जीते थे, विधायक बने थे 2005 में। तो उनके बेटे अनिरुद्ध चौधरी जो बीसीसीआई के साथ भी जुड़े रहे हैं, ट्रेजरर रहे हैं, वो तो आमने सामने वहाँ पे एक अच्छी खासी खींचातान है। और वहाँ के जब भी हम कवरेज करते हैं तो लोग काफी ज्यादा, उसके व्यूवरशिप एकदम डबल ट्रिपल होती है, क्योंकि लोगों को निगाहें हैं कि वहाँ क्या होगा। बंसीलाल का फैक्टर है वहाँ पे बड़ा। दूसरा, मैंने जब लोगों से बात की तो एक असमंजस में लोग भी हैं कि बंसीलाल को परिवार को वोट देनी है, लेकिन अब किसको दें? ये सबसे बड़ा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे तीनों लालों ने अपनी जोर आजमाइश की। बंसीलाल का गढ़ रहा देवीलाल परिवार, और मैं बात करूं तो भजनलाल परिवार यहाँ से चुनाव लड़ता रहा, उनकी निगाहें रही यहाँ पे। और मनोहर लाल, एक लाल ऐसे जो बाद में आए, वो सब लालों को फैल कर गए कहीं ना कहीं। उनके कहा जा रहा है हरियाणा में कि उनके नीचे रह के इन सारे लालों ने काम किया है, उनको नमस्ते जी हुजूरी करनी पड़ रही है इस नए लाल की। उन्होंने एक और कमाल कर दिया कि चौधरी बंसीलाल को, उस धड़े को अपने हिस्से में लाने के लिए किरण चौधरी को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया, और जो आपस में कांग्रेस की फूट चल रही थी उस चीज का फायदा उठाया। तो अब सारे लाल उनके पीछे हैं, और मनोहर लाल भी यहाँ से जुड़ गए। तो ये है। और श्रुति चौधरी जब टिकट लेके आ गई तो यहाँ पे माहौल उल्टा हो गया। फिर कहीं ना कहीं भिवानी में जिक्र है, इस बात का चर्चा है, हुड्डा साहब को लगा, कांग्रेस को लगा, यहाँ के किसी और कैंडिडेट को अगर टिकट दे दी, किसी और को कैंडिडेट बना दिया, नेता को दे दी, तो शायद ये बंसीलाल वर्सेस नॉन बंसीलाल वाला हो जाएगा। यहाँ पे बंसीलाल के भक्त आज भी हैं, उनके वोटर हैं, उनको डिवाइड कैसे किया जाए। इस करके अनिरुद्ध चौधरी, जो कि पहले बाढ़ड़ा में उनके पिताजी 3 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, हारे थे, और वहां की बार उनका पूरा जोर था, बोलबाला था, क्योंकि बाढ़ड़ा 27-28 हजार वोटों से रावदान सिंह जीते थे, कांग्रेस जीती थी। वहां चर्चाएं थी कि अनिरुद्ध चौधरी इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी ये समझा कि दादाजी की विरासत है, यहाँ पे पहला चुनाव उन्होंने शुरू किया था, तो मैं भी अपनी शुरुआत यहीं से करूं, इसलिए खिंच गई है आपस में। अब देखो क्या रहेगा, मुकाबला तो है यहाँ पे। एक सीट लोहारू, वहाँ क्या लग रहा है? लोहारू वित्त मंत्री, उससे पहले कृषि मंत्री, मत्स्य और कई पशुपालन जैसे बहुत सारे ऐसे मंत्रालय लोहारू के हिस्से काफी दिन बाद आए हैं। इससे पहले क्योंकि लोहारू लोकदल का हिस्सा रहा है, वहां पे लगातार कंटिन्यूसली सरकार कांग्रेस की रही, लेकिन एक बार बीजेपी की रही, इनेलो को जिताया। सोमवीर सिंह भी 2005 में ही वहां पे विधायक थे, जो हविप्पा से कांग्रेस में आए थे, और बंसीलाल जी मौजूद थे, तो उन्होंने टिकटें दिलवाई थी अपने हिसाब से, तो सोमवीर सिंह जीते थे। वहां पे भी मुकाबला, लोग कह रहे हैं कि राजवीर फटिया एक समाज सेवी हैं, और उन्होंने काफी समाज सेवा की है, कन्यादान से लेकर बहुत सारी ऐसी खेलों को आगे बढ़ाया है। लेकिन अब थोड़ा सा खिंचता हुआ मुझे नजर आ रहा है। राजवीर फटिया थोड़े थोड़े आगे हैं, लेकिन उनके 2 कदम पीछे जेपी दलाल चल रहे हैं। और लोहारू में भी लास्ट तक मुकाबला जो है वो 20-21 का जरूर रहेगा। मैं ये कहूँगा 19-21 का मुकाबला नहीं है। हालांकि सट्टा बाजार की बातें करें तो राजवीर फटिया को काफी ऊपर दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं अंडर करंट के लोगों की जब हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हम कैमरे पे नहीं लेके आते। और बहुत सारे गाँवों से मैं गुजरता हूँ, तो मेरी एक आदत है कि मैं लोगों से मिल लेता हूँ, पूछता हूँ। और एक खींचतान हरियाणा में, और खास करके अपने मैं इस इलाके में तो देखता हूँ कि एक ने अगर सरपंची में वोट एक गोत्र ने या फिर एक समाज के लोगों ने इनको दे दिए, तो दूसरे गोत्र वाले वोट देंगे दूसरे को। उनकी खींचतान, उन्हें नहीं मतलब है कि आपस में सामने कौन है, राजवीर फटिया है, जेपी दलाल है, या फिर किस पार्टी से। तो ये आपस में खींचेगा। और गांव में दोनों दल होते हैं, 2 थोक बोला जाता है, वो आमने सामने होंगे, तो 19 से 21 का ही अंतर होता है, हारने वाला सरपंच और जीतने वाला सरपंच। तो किस्मत उस नेता की, या फिर उसके काम, या उसका जो एक व्यक्तित्व है, उसका कितना असर पड़ेगा, वो एक अलग चीज है। 21 जिसको मिल गया वो जीत जाएगा, 19 मिल गया वो हारेगा। और वहां पे अभी राजवीर फटिया थोड़ा सा प्लस चल रहे हैं लोहारू। भिवानी की ये बात भी मैंने मतलब अच्छी भी लगी, थोड़ी औरों से अलग भी है कि यहाँ पर कास्ट समीकरण लगभग से मिक्सअप है। ब्राह्मण वोटर भी हैं, ठाकुर भी हैं, और जाट भी हैं,
शर्मा भी हैं, बहुत मतलब इस तरीके से सारी चीज़ें मिली हुई हैं। लेकिन फिर भी डोमिनेट जो कास्ट होती है वो कौन-सी यहाँ पर है अभी? अगर भिवानी विधानसभा की बात करें तो भिवानी में सबसे ज़्यादा अगर वोटों की बात की जाए तो ब्राह्मण वोट बैंक यहाँ पे ज़्यादा है। इसी करके अब भी निर्दलीय एक आध प्रत्याशी जो लाइन में हैं और पार्टी से भी आम आदमी पार्टी ने भी टिकट दी है। कांग्रेस भी मजबूती के साथ ब्राह्मण टिकट मांग रहे थे। डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज, डॉक्टर वासुदेव शर्मा और भी एक आध नेता और ईश्वर शर्मा थे एक। और बीजेपी से बात करें, यहाँ पे मुकेश गोड टिकट मांग रहे थे, मजबूती से दावा ठोक रहे थे। तो ब्राह्मणों की ज़्यादा संख्या है यहाँ पे इस विधानसभा पे, तो वो अपना हक जताते हैं हर पार्टी में। एक ब्राह्मणों के पीछे पंचायत भी हुई थी, उसमें फैसला लिया गया था कि बड़ी पार्टी से जो टिकट लेके आएगा हम उसको समर्थन देंगे। तो ये बाहुल्य इस तरीके से तो हम कह सकते हैं इसको, ब्राह्मण बाहुल्य। लेकिन पीछे ही पीछे राजपूत भी ज़्यादा कम नहीं है। राजपूत वोट बैंक भी अच्छा खासा है यहाँ पे, ब्राह्मणों की टक्कर में ही है, ऊपर 5-7 हज़ार ऊपर नीचे होता है। तो राजपूतों का वोट बैंक अच्छा है। और फिर हम जाएँ तो फिर जाटों का वोट बैंक भी गाँव में, शहर में तो अभी बाहर से आके बसे हुए लोग हैं। वोट किसी का गाँव में जुड़ा हुआ है, अभी बाहर के इलाकों से आए हैं। तो गाँव के वोट मिला के जाटों का अच्छा खासा वोट बैंक है। फिर पंजाबी समाज का वोट बैंक है। और सबसे बड़ी खास और अब की बार देखने वाली रोचक बात ये है कि इस भिवानी में अब की बार हर जाति से, जो बड़ी जातियाँ हैं वहाँ से कैंडिडेट आया है। और घनश्याम सराफ की जो एंटी इनकम्बेंसी है और जो सबसे बड़ा कोर वोटर हम कह सकते हैं जाट को छोड़ के, बीजेपी का रहता है, घनश्याम सराफ का रहता है, पंजाबी, राजपूत और ब्राह्मण। अब की बार वो आपस में डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग अपने समाज के कैंडिडेट्स को वोट दे रहे हैं, अब की बार ऐसा लग रहा है। तो घनश्याम सराफ को इस चीज़ की वीकनेस तो कह सकते हैं, ये प्लेटलेट्स डाउन होते हैं वैसे यहाँ पे डाउन है और काफ़ी कम है। लेकिन घनश्याम सराफ किस्मत के धनी हैं। शहर में आज भी वही चर्चाएं जो आपने सुनी है कि घनश्याम सराफ जीत जाएंगे, क्योंकि मैं जाट समाज का एक कैंडिडेट कॉमरेड ओम प्रकाश जो है वो भी भले मानस हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन कितना वो कैच कर पाते हैं, क्योंकि भिवानी खास करके जातियों पे ही यहाँ पे इलेक्शन होता है और इसी करके वेस्ट समुदाय को और अग्रवाल जो हैं वो खास करके यहाँ से जीतते रहे हैं। तो यही वजह है कि बनिया वोट बैंक है वो कम है, और लेकिन उनको टिकट बड़ी पार्टियों की निगाहें रहती है कि इनको दे दी जाए, क्योंकि यहाँ पे आपस में एक दूसरी कास्ट की मैं नाम नहीं लूंगा, खींचतान रहती है। और वो जो सारे वोट हैं वो बनिया जो एक ऐसी कम्युनिटी है वो अपनी तरफ ले जाता है और ले जा सकता है, ऐसा मादा होता है। लोग उनसे ज़्यादा हरियाणवी में कहें तो कटते नहीं हैं। तो ये यहाँ पे रहने वाला है। त्रिकोणीय मुझे मुकाबला भिवानी में लगता है, और इतनी आसान राह घनश्याम सराफ के लिए है नहीं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने ओबीसी कार्ड जो खेला था उसका बेनिफिट अब देखो कितना मिल पाएगा। अगर वो ओबीसी वोट बैंक की बात करें तो मिक्स होता है और वो काफी संख्या में होता है, अगर सारा जाता है घनश्याम सराफ की तरफ। और अगर बात करें कोर वोटर जो थे ब्राह्मण, राजपूत, पंजाबी, कैसे भी हों, कुछ लोग पार्टी लेवल से भी जुड़े होते हैं और वो पार्टी से बाहर नहीं जा सकते। तो इस करके 10% 20% भी अगर घनश्याम सराफ की तरफ जाते हैं, वेस्ट समुदाय जो है वो अगर सारा घनश्याम सराफ को वोट डाल देता है तो घनश्याम सराफ अच्छी स्थिति में खड़े होंगे। उनका समीकरण बिगाड़ेगा कौन? जैसे आम आदमी पार्टी की आज रैली है, केजरीवाल साहब आ रहे हैं, तो क्या इंदु शर्मा समीकरण बिगाड़ सकती है इनके बीच? मैंने जैसे आपको बताया कि ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा है, और अगर वो सारा इंदु शर्मा की तरफ डाइवर्ट होता है तो इजीली हम कह सकते हैं कि बीजेपी का कोर वोटर अब तक माना जा रहा था लास्ट 2 योजनाओं से, तो अगर वो चला जाता है, और एक अभिजीत लाल सिंह हैं वो खड़े हैं यहाँ पे निर्दलीय, कांग्रेस से मांग रहे थे, टिकट नहीं मिली, टिकट कटी तो चुनाव लड़ना जो मन बनाए चुनाव लड़ने का, और पंचायत के उम्मीदवार उनको कह सकते हैं राजपूत समाज के और अन्य जातियों के उम्मीदवारों ने अभिजीत लाल सिंह को कैंडिडेट घोषित किया था। ऐसे ही और पंजाबी समाज से भी कैंडिडेट हैं, एक प्रिया सीजा हैं। और अगर जाट समाज की बात करें तो कॉमरेड ओम प्रकाश हैं, वो भी अच्छा खासा असर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे घनश्याम सराफ के लिए मैं मुश्किलें जरूर कहूँगा कि हैं। विनोद भाई, ये तो भिवानी के और आसपास की बात करी। हरियाणा में क्या लग रहा है कि इस बार का कैसा इलेक्शन है ये 2024 का? क्या नए रूप इस इलेक्शन में दिख रहे हैं? देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ, आपने भिवानी की भी एक वीडियो देखी होगी और आपने दिल्ली की वीडियो देखी होगी।
खास करके कांग्रेस के नेताओं की, दीपेंद्र हुड्डा की, और अगर हुड्डा साहब की बात करें तो उनको कोठी में शायद वो स्पेस नहीं मिल पा रहा था। उनके पता नहीं उन बेडरूम से लेकर उन कमरों तक कैंडिडेट टिकटार्थी घुसे हुए थे, नेता घुसे हुए थे टिकट की लालच में। तो अब की बार मारामारी बहुत तकड़ी थी, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक अनार और 100 बीमार वाली बात होती है, वो अब की बार ज्यादा थी। लोगों को लग रहा था कि शायद ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, करो या मरो, जैसी भी स्थिति हो, मैं साम दाम दंड भेद, जीतू ना जीतू लेकिन टिकट ले जाऊं। उनके दिमाग दो में लड़ाइयाँ लड़ी गई है नेताओं की अब की बार, एक तो टिकट लेके आना और फिर अब जनता के साथ। मैं ऐसा देख भी रहा हूं कि बहुत सारे नेताओं ने, जिन्होंने टिकट की लड़ाई लंबी लड़ी है, वो अब चुनाव की लड़ाई कमजोर पड़े हुए हैं वहां पे, और उनको लग रहा है कि अब टिकट मिल गई तो हम जीत भी मतलब जाएंगे। टिकट के भरोसे है। लेकिन मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जनता थोड़ी सी अलग है, अलग मूड में है अब की बार। हाँ, ऐसा है। जनता अब की बार समझदारी से वोट डालने वाली है, और जैसे कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा दावे किए जाते हैं कि 75 पार हम जाएंगे बीजेपी की तरह, 70 पार तो हमारा होगा ही। कुछ लोग उतावले होते हैं, वो 80 भी कह देते हैं। ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे होगा। कांग्रेस 50 के आसपास ही खड़ी है। निर्दलीय मुझे आज भी लग रहा है, क्योंकि जिन लोगों की टिकट कटी है, जैसे मैं भिवानी में आपको बता रहा था, और तोसाम में मैंने जिक्र नहीं किया, एक शशि रंजन परमार निर्दलीय खड़े हैं, और राजपूत वोट अच्छी खासी तरीके से उनका स्वागत कर रहा पिछली है। बार शायद बीजेपी से थे वो। बीजेपी से 56,000 वोट उनके आए थे। तो हर जगह एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा है जो मुश्किलों में डालेगा उस पार्टी को जिसने टिकट नहीं दी। और वो एक डायलॉग खास करके मैं नेताओं से जब ऑफ कैमरा मिलता हूँ तो वो कहते हैं, बेशक हम जीत नहीं सकते, लेकिन हरा जरूर सकते हैं। तो हराने वाले बहुत सारे अपनी ही पार्टियों के, उनको कह सकते हैं हम, यहाँ पे लोग हैं। और हरियाणा में मुझे लग रहा है कि निर्दलीय अब की बार भी कहीं ना कहीं अच्छा आएगा। ये क्या लग रहा है कि निर्दलीय अगर जाएंगे तो किस तरफ ज्यादा तो झुकाव? सरकार का डिपेंड करता है, माहौल, हवा वही होती है। अगर हवा उस तरह की होगी तो अपन चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, अपने कपड़े या अपनी हल्की चीजें उस तरफ जाएंगी। भारी चीज होती है या प्रेशर जिस तरफ होता है, लोग उसी तरफ जाते हैं। और कांग्रेस का बोलबाला है, और कांग्रेस अगर 50 तक पहुंची तो कांग्रेस को जरूरत ही नहीं है, फिर जबरदस्ती समर्थन दे दो आप, और आप खड़े रहो पार्टी के साथ। आपको कोई अच्छा खासा, ये तो है नहीं कि आपको फिर मंत्री बना दिया जाएगा, अच्छे मंत्रालय मिलेंगे। आप अपनी मर्जी से वहां सरकार के साथ जुड़ के रह सकते वो हो। ये कि जरूरत कितनी है, अगर कम रही और उनके ही आने से सरकार बनी तो मंत्री पद मांग लो, कुछ भी मांग लो, ये सब चीजें। ये तो रहता है, जिस हिसाब से डिमांड हो उस हिसाब से अगर बाजार काम करता है तो वो वैल्यू मिलती है, और डिमांड ही ना हो तो फिर बाजार में अपनी चीजें लिए बैठे रहो। आपको वो फिर पब्लिक की मर्जी चलेगी, सामने वाले की मर्जी चलेगी। भिवानी में मौजूद हैं और विनोद से मैंने बात की। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक तो जो स्थिति है वो यही है कि कांग्रेस अच्छी सीटें निकाल सकती है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। यहाँ मेन जो सरकार बनाने में मदद करेंगे वो निर्दलीय कैंडिडेट अब की बार थोड़ा सा हमें लग रहा है कि अपर पॉइंट पे रहेंगे। काफ़ी सीटें निर्दलीयों की निकल सकती है और पूर्ण बहुमत देखें किसकी आती है और कौन सरकार बनाता है। 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा और तब सबके सामने सारी स्थिति क्लियर हो जाएंगी कि कौन इस बार शपथ जो है वो ले रहा है सीएम पद की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। भिवानी से मैं जुड़ा हूँ, मेरा नाम सनी कौशिक है। झलको हरियाणा पर आप मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे है साहिल। राम राम विनोद भाई साहब, थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। वेलकम दोबारा से भिवानी में। झलको झलको